सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है डायमंड की 2300 वाट पर मीटर केल्विन, और यही सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें जो मेनली कंडक्शन होता है थ्रू लैटिस वाइब्रेशन होता है ना। और इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण डायमंड की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है। फिर सिल्वर है 410 और कॉपर है 385, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिए। उसके बाद स्टील की कंडक्टिविटी रहती है 17 to 45। स्टील की कंडक्टिविटी क्यों कम रहती है? क्योंकि देखिए जैसे कि लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू अगर ट्रांसफर हो रहा है सॉलिड्स में मेटालिक सॉलिड में कंडक्टिविटी, तो देखिए एक एटम यहाँ पर है, दूसरा इसके पास में, ठीक ना, ये अपने पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है और उसके थ्रू वाइब्रेट करने के कारण यहाँ पर इसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, हीट ट्रांसफर कर रहा है, और ये भी वाइब्रेट हो रहा है। तो जो सेम अगर मटेरियल है तो उनके एटम्स अपनी जो फ्रिक्वेंसी रहेगी उनकी वाइब्रेट होने की लगभग सेम रहती है। लेकिन अब अगर दूसरे मेटल आ जाएगा, दूसरे मेटल का एटम आ जाएगा, तो वहाँ पर जो उसकी वाइब्रेट होने की फ्रिक्वेंसी रहती है अपने पोजीशन में, वो अलग हो जाती है, और इस वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है वो कम हो जाता है। तो इस का रीज़न है कि अगर आप एलॉय को ले लोगे, तो एलॉय का ले लोगे तो उसमें हमेशा जो वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी रहेगी हमेशा कम रहेगी। फिर ये 3-4 याद रखिए, डायमंड 2300, सिल्वर 410, कॉपर 385, और उसके बाद फिर एयर का ध्यान रखिए, एयर का 0.026, एयर की कंडक्टिविटी 0.026, और मैक्सिमम ऑप्शंस में यही मिलेगा, सबसे कम एयर के लिए रहेगा। स्टीम का भी ध्यान में रखिए, स्टीम का 0.0334। फिर H2O का कंडक्टिविटी इतना है, H2O के देखिए कंडक्टिविटी H2O का इतना रहेगा, हीट ट्रांसफर H2O का कितना रहता है, तो H2O का अगर हॉट वाटर कोल्ड वाटर है तो अलग अलग रहेगा, लेकिन इन द रेंज ऑफ 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन में ध्यान रखिए, ठीक ना। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि प्रेंटल नंबर एयर का कितना रहेगा, 0.69, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेंटल नंबर एयर का 0.69। फिर के प्योर मेटल का कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा एलॉय से, लिक्विड का कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा गैस से, आइस का कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा क्योंकि एटम्स पास पास में रहते हैं, फिर H2O, फिर स्टीम। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मेटल्स की कंडक्टिविटी कम होगी, एलॉय की इंक्रीज होगी और गैसेस की भी इंक्रीज होगी। यहाँ पर मेटल्स में ध्यान रखिए कि मेटल और नॉन मेटल यहाँ पर भी थोड़ा अलग अलग हो जाता है। तो ये एमॉर्फस सॉलिड और नॉर्मल सॉलिड में भी टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन इतना याद रखिए कि मेटल्स में कम होगा, एलॉय में ज़्यादा होगा और गैसेस में भी ज़्यादा होगा। फिर फ्री कन्वेक्शन इन गैसेस, यहाँ पर H की वैल्यू है 3 to 25, फोर्स्ड कन्वेक्शन गैसेस में 25 to 400, और फ्री कन्वेक्शन इन लिक्विड्स 250 to 600, और फोर्स्ड कन्वेक्शन लिक्विड में 600 to 4000। कंडेंसेशन और बॉइलिंग, देखिए कंडेंसेशन और बॉइलिंग में हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, Q इजिकल्स टू क्या होता है, HA डेल्टा T, ठीक ना। और अगर सपोज करिए यहाँ से वॉल से हीट ट्रांसफर हो, यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक ना, कंडेंसेशन हो रहा है, तो जितना सपोज करिए कि 200 वाट हीट जा रही है, ठीक ना, 200 वाट, तो यहाँ कंडक्शन हो रहा था, एकाएक यहाँ पर कंडेंसेशन होने लगा, लेकिन टेम्परेचर कंडेंसेशन में क्या होगा, H डेल्टा T एक तरीके से समझिए कि हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक ना। डेल्टा T अगर चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर कंडेंसेशन में, तो H की वैल्यू ओवरऑल ज़्यादा रहनी चाहिए ना, क्योंकि पूरा H ही कंट्रीब्यूट कर रहा है हीट ट्रांसफर में, तो इस वजह से ऐसा आप समझ सकते हैं कि H की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होती है 25,000 to 50,000 के अराउंड बॉइलिंग में और कंडेंसेशन में। फिर आगे चलते हैं, तो जैसे रेंज ऑफ थर्मल रेडिएशन, इसमें याद रखिए दो चीज़ें कि विजिबल रेंज कितना रहेगा, विजिबल रेंज 0.3 to 0.7 माइक्रोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, विजिबल रेंज 0.3 to 0.7 माइक्रोमीटर। फिर ऑप्टिकल पायरोमीटर में लेमडा इंटू टी इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट, ध्यान रखिए लेमडा इंटू टी इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट, ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ भी यही बोलता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर यूज द वेवलेंथ कॉन्सेप्ट टू मेजर द हाई टेम्परेचर। फिर फोरियर लॉ में Q इजिकल्स टू -K डेल T ओवर डेल एक्स, इसमें तीन चीज़ें ध्यान में रखिए कि ये स्टेडी स्टेट के लिए रहता है, ये फार्मूला स्टेडी स्टेट 1D, और स्टेडी स्टेट 1D, और एक और चीज़ रहता है स्टेडी स्टेट 1D, हाँ, और के कांस्टेंट रहेगा। देखिए के कांस्टेंट है तभी ये इसके बाहर आ गया है ना, नहीं तो यहाँ डेल ओवर डेल एक्स करके फिर KT ऐसा कुछ करके रहता, कहने का मतलब के कांस्टेंट रहेगा, इसी वजह से ये बाहर आया। तो ये फार्मूला जहाँ भी दिखेगा तो ये तीन चीज़ें याद रखें, स्टेडी स्टेट 1D और के कांस्टेंट। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में यहाँ पर एरिया का विशेष ध्यान देना रहता है। जैसे कि अगर सपोज करिए कि यहाँ पर नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है, यहाँ पर आपके पास एक सॉलिड
कोई सॉलिड रॉड है, यहाँ हीट ये ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक ना, ये गर्म है और हीट बाहर ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये हीट ट्रांसफ़र करने के लिए इसकी एरिया क्या है, एक तो सरकमफ्रेंस इंटू पाई डी इंटू एल करके एरिया ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर जो ए आप लिखेंगे वो पाई डी एल होगा, ना कि पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर तो केवल ये एरिया हो गया है ना, और इस एरिया बस हीट ट्रांसफ़र थोड़ी हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र तो कुछ ऐसे हो रहा होगा ना, इस तरीके से। तो जो एरिया ये ऐसा कवर कर रहा है तो उस एरिया को लेना है, क्योंकि पाइप तो बहुत लंबी होगी, ऐसा कुछ पाइप होगी और यहाँ से एयर जा रही है और यहाँ से हीट ट्रांसफर हो, तो पाई इंटू डी इंटू एल। कहने का मतलब एरिया में विशेष ध्यान देना है कि कौन सी एरिया हम ले रहे हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ फ्लोट ब्लैक बॉडी टोटल में स्फेरिकल मैसिव पावर, तो इस तरीके से ध्यान रखना है प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर ऑफ 4। और सिग्मा जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 5.67 10 पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर ऑफ 4। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो टी है वो हमेशा केल्विन में लेना रहेगा। इन जनरल अगर आप कर रहे हैं तो क्यू इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन रेजिस्टेंस समीशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस कर देना है। फिर आप स्लैब में आ रहे हैं तो स्लैब में देखिए एल अपॉन के हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा एल अपॉन के, एल एन आर टू अपॉन आर वन, ये सिलेंडर के लिए हो जाएगा, अपॉन 2 पाई के एल ये स्फेयर के लिए हो जाएगा, आर टू माइनस आर वन अपॉन 4 पाई के आर वन आर टू, और कन्वेक्शन अगर हो रहा है तो 1 अपॉन एच ए रहेगा। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए 1 अपॉन, जैसे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अलग अलग रहता है, अगर सिलेंडर वगैरह है तो इनर साइड के लिए अलग रहेगा, आउटर साइड के लिए अलग रहेगा। तो यू इनर ए इन साइड के लिए हो जाएगा एल अपॉन के ए प्लस, इस तरीके से आप निकालेंगे। जैसे सपोज करिए सिलेंडर है तो एल अपॉन के एल एन आर टू अपॉन आर वन अपॉन 2 पाई एल के, इस तरीके से। तो जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे उन सबको हम ऐड कर लेंगे और इस तरीके से हमको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आ जाएगा। फिर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ये बोलता है कि हीट लॉसेस इंक्रीज होगा, जैसे इंक्रीज हो रहा है ना, क्यों इंक्रीज हो रहा है, मतलब हीट लॉसेस इंक्रीज होगा तब जब तक हम क्रिटिकल रेडियस रखेंगे। क्रिटिकल रेडियस के बाद भी अगर हम थिकनेस और बढ़ाते हैं तो हीट लॉसेस कम होने लगेगा। जैसे सपोज करिए आपके पास एक वायर है, ठीक ना, इस वायर में करंट पास हो रहा है, तो आई स्क्वायर आर टी से ये हीट जनरेट हो रहा है। अब आपको चाहिए कि ये हीट ज़्यादा ना अंदर जनरेट होने पाए, क्योंकि ज़्यादा हीट आ जाएगी तो ये जो आपका वायर है वो पिघल जाएगा, है ना, तो उसके लिए चाहिए कि हीट बाहर चली जाए। तो आप क्या करेंगे, इंसुलेशन ऐड करेंगे। इंसुलेशन कैसे ऐड करेंगे, ऐसा अब तब तक इंसुलेशन ऐड करेंगे जब तक ये आर क्रिटिकल ना हो जाए। आर क्रिटिकल निकालेंगे कैसे, तो सिलेंडर के लिए होता है के अपॉन एच। यहाँ पर एच क्या है, तो एच बाहर एयर है, जो एयर बाहर जा रही है वो एच है। के क्या है, के आपका इस साइड जो इंसुलेशन ऐड करेंगे, के इंसुलेशन जो ऐड करेंगे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है। तो इस हिसाब से आपको क्रिटिकल रेडियस मिल जाएगा। घरों में जो तार यूज़ करते हैं तो उनका यही कॉन्सेप्ट रहता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 3D कार्टेशियन इक्वेशन है तो इस तरीके से कुछ इक्वेशन रहता है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो के वैल्यू फिर के बाहर निकल आया है, मतलब के कांस्टेंट रहा होगा, यहाँ के फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है, है ना। जनरली के फंक्शन ऑफ टेम्परेचर रहता है, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर के फंक्शन नहीं है टेम्परेचर का, तो इस वजह से के बाहर आ गया, नहीं तो इन सबके डेल्टा टी के अंदर रहता। फिर अल्फ़ा थर्मल डिफ्यूजिविटी है और के अपॉन रो सी पी इसकी वैल्यू है। मीटर स्क्वायर पर सेकंड यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड थर्मल डिफ्यूजिविटी। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अगेन जाएंगे तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देखिए ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से सारा आता है। जैसे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर डेल ओवर डेल आर इंटू डेल टी ओवर डेल आर प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा डेल टी ओवर डेल टी। इस तरीके से स्फीयर के केस में जाएंगे तो स्फीयर के केस में भी यही हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल टी ओवर डेल आर प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा डेल टी ओवर डेल टी। ये टाइम है और ये टेम्परेचर है, तो इस हिसाब से इसी को इस तरीके से लिख दिया है। फिर देखिए यहाँ पर हीट जनरेशन हो रहा है, हीट जनरेशन जहाँ कहीं भी हीट जनरेशन आएगा वहाँ पैराबोलिक कर्व बनेगा, चाहे वो स्फीयर हो, सिलेंडर हो, स्लैब हो, कोई भी हो। फिर यहाँ पर देखिए अगर हमको टेम्परेचर निकालने के लिए बहुत बार पूछता है कि वॉल का टेम्परेचर दिया रहेगा और सेंटर का टेम्परेचर पूछेगा, तो देखिए ये एक सिमेट्रिक बना है। सिमेट्रिक बना है मतलब
वॉल का टेम्परेचर दोनों साइड पे सेम है। अगर वॉल का टेम्परेचर दोनों साइड पे सेम नहीं रहेगा तो कर्व चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर सपोज करिए कि वॉल का टेम्परेचर सपोज करिए कि TW1 ज़्यादा है, TW2 इधर है ना, TW1 ज़्यादा है TW2 से, तो कुछ ऐसा, और इंटरनल जनरेशन हो रहा है तो मैक्सिमम शिफ्ट हो जाएगा, मैक्सिमम सेंटर में ना होकर के मैक्सिमम साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे TW1 ज़्यादा है ना तो इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ इनके कर्व शिफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म हीट जनरेशन हो रहा है तो इस वजह से TW1 TW2 दोनों सेम है और सेंटर का टेम्परेचर पूछ रहा है। तो देखिए, सेंटर का टेम्परेचर हमेशा ऐसे निकलेगा, तो T आउटर प्लस, क्योंकि सेंटर का ज़्यादा रहेगा, अंदर जनरेशन हो रहा है, तो QG x² अपॉन 2K। और x क्या है? x है यहाँ से, जहाँ ये लिखा हुआ है ना, मतलब यहाँ से हम x ले रहे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से, और इसको सपोज करिए हम L मानते हैं, ठीक ना। तो x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? L/2। तो L/2 क्योंकि सेंटर पे मैक्सिमम होगा तो x इजिकल्स टू L/2 रखेंगे, तो T0 प्लस QG L² अपॉन 8K। इसको ध्यान में रखना, QG L² अपॉन 8K सेंटर में। और L क्या है? L टोटल, स्लैब का टोटल थिकनेस L है। बाकी यहाँ पर भी 2L लेके रखा है तो इसको भी आप देख के ध्यान में रख सकते हो। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेंटर पे मैक्सिमम हो रहा है यूनिफॉर्म हीट जनरेशन में, तो देखिए इनमें हमको सॉल्व करने के लिए बाउंड्री कंडीशन वगैरह चाहिए होता है, ठीक ना। तो जैसे सेंटर में मैक्सिमम है तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन? S8 x इजिकल्स टू L/2, x इजिकल्स टू L/2 del T ओवर del x इजिकल्स टू 0। एक तो ये बाउंड्री कंडीशन हो गई। दूसरी क्या होगी? x इजिकल्स टू 0, T इजिकल्स टू TW, ठीक ना। x हमने यहाँ से लिया था, L/2 ये है, तो L/2 पर मैक्सिमम रहेगा तो del T ओवर del x, यहाँ पर देखिए स्लोप 0 है, ठीक ना। तो del T ओवर del x 0, ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? x इजिकल्स टू 0 पर T इजिकल्स टू T वॉल, इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। फिर सिलेंडर में भी यही हो जाएगा, QG R² अपॉन 4K। तो T सेंटर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? T आउटर साइड प्लस QG R² अपॉन 4K। और यही स्पेयर में अगर पूछता तो स्पेयर में क्या हो जाएगा? T सेंटर इजिकल्स टू T0 प्लस QG R² अपॉन 6K। तो इस तरीके से मैक्सिमम टेम्परेचर निकाले जाते हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्म हीट जनरेशन हो रहा है तो वॉल का टेम्परेचर मतलब आउटसाइड सब में सेम रहेगा और अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर हमको एट द रेडियस R इजिकल्स टू 0 पर मिलेगा। इसी तरीके से इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। हीट जनरेशन इन द स्पेयर QG R² अपॉन 6K। ध्यान रखना है सब में पैराबोलिक बनेगा क्योंकि हीट जनरेशन हो रहा है। फिर उसके बाद चलते हैं फिन्स में। तो देखिए फिन्स में कुछ इस तरीके से है। कुछ ये ध्यान में रखने वाली है फिन्स में कि जो कर्व बनता है वो एक्सपोनेंशियल रहता है, ठीक ना। एक्सपोनेंशियल कुछ इस तरीके से रहेगा। सपोज करिए आपने फिन इतना लंबा लगाया हुआ है तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिए कि फिन में कुछ जैसे कि फिन हमको बहुत लंबी नहीं चाहिए, फिन हमको बहुत लंबी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि देखिए फिन अगर जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, सपोज करिए टी इन्वायरमेंट है, टी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 30 है, यहाँ पर जिस सिस्टम में आपने लगाया उसका मान लीजिए 600 है, तो ये कंडक्ट होकर के यहाँ पर मान लीजिए पहुँच रहा है टेम्परेचर, मान लीजिए पहुँच रहा है 300, तो इनका जो डिफरेंस है वो 270 का है, ठीक ना। लेकिन जब यही कंडक्ट करके यहाँ पर पहुँचेगा तो 600 यहाँ था, 300 यहाँ था, तो यहाँ लगभग कितना मान लीजिए सपोज करिए पहुँचता है 100 और इन्वायरमेंट 30 है, तो फिर टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ? 70 का। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है, मतलब हीट ट्रांसफर कम होता जा रहा है। तो बहुत लंबी फिन लगाने का क्या ही फायदा, क्योंकि इधर साइड हीट ट्रांसफर तो बहुत कम दे रहा है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि छोटी छोटी बहुत सारी फिन लगा देंगे ताकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहे, ताकि हीट ट्रांसफर ज़्यादा रहे। तो ये कॉन्सेप्ट था कि ज़्यादा लंबी फिन नहीं लगानी है और ज़्यादा मोटी भी फिन नहीं लगानी है, क्योंकि वो वेट को बल्कि बनाएगा और फिन हम शॉर्ट लगाएंगे और मोर नंबर ऑफ फिन लगाएंगे। फिर और भी 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि फिन हम हमेशा वहीं लगाएंगे जहाँ पर हमको के की वैल्यू हीट ट्रांसफ़र, मतलब फिन हम ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर एच की वैल्यू हमारे पास कम हो। एच की वैल्यू कम का क्या मतलब है? देखिए एच की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो अगर हमारे पास कोई सोर्स है, सपोज करिए 600 पे है, एच की वैल्यू ज़्यादा है मतलब हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज़्यादा है, मतलब हवा तेज़ी से फ्लो हो रही है। जब हवा तेज़ी से फ्लो हो रही है, हीट ज़्यादा लेके जाएगी, तो फिन लगाने का क्या ही फ़ायदा, क्योंकि ऑलरेडी हीट ट्रांसफर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एच की वैल्यू ज़्यादा है। तो हम वहीं पर फिन लगाएंगे जहाँ पर एच की वैल्यू कम होगी, मतलब हीट ट्रांसफर नेचुरली नहीं हो पा रहा है, मतलब एच की वैल्यू ही कम है,
हवा बह रही है लेकिन उसका जो वेलोसिटी है कम है, कम होने के कारण हीट ट्रांसफर कम ले जा पा रही है, तो एच की वैल्यू कम हो रही है ना, क्योंकि अगर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तो एच की वैल्यू इंक्रीज होती है ना। तो इस वजह से हमेशा नेचुरल कन्वेक्शन जहाँ कहीं है तो नेचुरल कन्वेक्शन में हम फिन की यूज़ करेंगे। और फिन में एक चीज़ और ध्यान रखिए कि बायोट नंबर सिग्निफाई करेगा कब फिन लगाना है कब नहीं लगाना है। बायोट नंबर क्या होता है, HL/K, तो एच की वैल्यू कम रहनी चाहिए, मतलब बायोट नंबर लेस देन अगर 1 है तो हम फिन को यूज़ करेंगे। ठीक, 2-3 चीज़ें और ध्यान में रखिए फिन में, जैसे कि चलिए आज जैसे आगे आता जाएगा तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर यहाँ पर 3-4 केस दिए हुए हैं, इन कुछ केसेस को इनमें याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे बनेगी, टेम्परेचर प्रोफाइल रहती है एसिम्प्टोटिक, ठीक ना, एसिम्प्टोटिक एक्सपोनेंशियल। फिर टेम्परेचर प्रोफाइल इस तरीके से रहेगा, अगर इन्फाइनाइट लॉन्ग फिन है तो T माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी नोट माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू e⁻⁻mx, इस तरीके से हो जाएगा। अगर फिन फाइनाइट लेंथ की है और इंसुलेटेड टिप है तो cos h ml माइनस अपॉन cos h ml। हमेशा ध्यान रखिए कि इंसुलेटेड टिप है, फाइनाइट लेंथ है और इंसुलेटेड टिप है, ये एग्जाम में पूछता है। इंसुलेटेड टिप के लिए ये फार्मूला पूछेगा, और नॉन इंसुलेटेड टिप में एल सी की एल की जगह एल सी कर देंगे, ठीक ना। तो एल सी क्या होगा, एल सी इक्वल्स टू होता है एल प्लस टी बाई 2 और एल प्लस डी बाई 4। अगर डाया डी है या रेक्टेंगुलर फिन रहेगी तो टी रहेगा तो टी बाई 2 कर देंगे, या कि डाया अगर डी दिया है सर्कुलर फिन है तो डी बाई 4 हो जाता है। फिर हीट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे, तो अगर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन है तो अंडर रूट एच पी किए टी नोट माइनस टी इन्फिनिटी है, अगर इनफाइनाइट इंसुलेटेड फिन है तो अंडर रूट एच पी के टी नोट माइनस टी इन्फिनिटी 10 h ml। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जो पी होगा वो पेरीमीटर होगा, है ना, और ए होगा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ए, और पी पेरीमीटर क्या रहेगा, तो देखिए हमेशा पेरीमीटर में ध्यान रखिए कि पाई इंटू डी बस लेना है, ठीक ना, और कोई भी एक्सियल डायमेंशन यहाँ पर नहीं ले लेना है, ना पी में ना ए में। ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे कि आपको कोई सिस्टम है, यहाँ पर आपने फिन को अटैच किया है तो ये ए बताएगा, ठीक ना, जहाँ कहीं भी ए लिखा हुआ है तो वो ये एरिया है, और पी क्या है तो पी पाई इंटू डी, ये है पाई इंटू डी, केवल पेरीमीटर है, ठीक ना, और इंटू इसमें हम एल करेंगे तो एक्सियल एरिया आएगा, मतलब बाहर की एरिया तभी आएगी। तो पी मतलब पाई डी रख देना है, और ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेना है जहाँ पर फिन अटैच है यहाँ पर। फिर उसके बाद बात करेंगे तो इस तरीके से यहाँ क्यों निकाल लेंगे दोनों में। और इफिशियंसी, तो इफिशियंसी में क्या रहता है, एक्चुअल जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है अपॉन जितना मैक्सिमम हो सकता है। तो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब हीट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे, तो एच ए डेल्टा टी से हीट ट्रांसफर निकलता है तो एच इंटू एरिया, तो पाई इंटू डी इंटू ये वाला एरिया यल, पाई इंटू डी इंटू यल इंटू जो ये टेम्परेचर था वो सारे फिन का सेम टेम्परेचर है, मतलब टी, तो टी माइनस टी इन्वायरमेंट मतलब टी इन्फिनिटी। तो इस तरीके से मैक्सिमम एरिया निकलेगा। और क्यों एक्चुअल, तो ये एक्चुअल यहाँ पर लिखा ही हुआ है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आएगा। मेन ये चीज़ ध्यान रखिए, इफिशियंसी ऑफ इंसुलेटेड टिप के लिए 10 h ml/ml होता है। फिर इफेक्टिवनेस की बात आएगी, तो इफेक्टिवनेस कब निकालेंगे, तो इफेक्टिवनेस होगा जब आप फिन यूज़ कर रहे हैं अपॉन बिना फिन यूज़ किए हीट ट्रांसफर कैसे निकलेगा, तो एच इंटू एरिया डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा टी एरिया क्या होगा, सपोज करें आपने फिन यहाँ यूज़ किया ही नहीं, तो ये वाली एरिया मतलब बिना फिन यूज़ किए, फिन नहीं यूज़ किया लेकिन तब भी ये वाली एरिया, तो यहीं फिन लगाते हैं ना, तो ये वाली एरिया ले लेनी है, तो एच इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी, इस तरीके से विदाउट फिन का हीट ट्रांसफर आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर आगे चलते हैं तो कुछ इस तरीके से अनस्टेडी और ट्रांजिएंट कंडीशन। तो देखिए अनस्टेडी और ट्रांजिएंट कंडीशन में दो केसेस हैं, एक तो केवल फंक्शन ऑफ टाइम है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, बायो लंप्ड हीट एनालिसिस। और अगर फंक्शन ऑफ एक्स एंड टेम्परेचर है, एक्स एंड टाइम है, तब हम क्या यूज़ करेंगे,
बायोट नंबर, ठीक ना। फंक्शन ऑफ टाइम बस का क्या मतलब है, देखिए कोई आपके पास अगर बॉडी है तो उसका हर एक पोजीशन में सेम टेम्परेचर है। सपोज कर यहाँ भी 300 है, यहाँ भी 300 है, यहाँ भी 300 है, लेकिन अगर आप 10 सेकंड बाद आ रहे हैं तो 200 है, तो 200 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी का क्या मतलब है कि किसी एक टाइम में यहाँ 300 है, बाहर जा रहे हैं तो कम हो जा रहा है, और बाहर जा रहे हैं और कम हो जा रहा है। आप 10 मिनट बाद आते हैं तो यहाँ 200 है, यहाँ 180 है, यहाँ 170 है। तो इस तरीके से फंक्शन ऑफ अगर एक्स एंड टाइम है तब हम यूज़ करेंगे बायोट नंबर का, ठीक ना। हेजलर चार्ट हमको चाहिए, हेजलर चार्ट हमको चाहिए। अगर अ, अगर हमारा केवल फंक्शन है टाइम का तो हम लंप्ड पैरामीटर के एनालिसिस करेंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो इक्वेशन है वो लंप्ड हीट एनालिसिस के इक्वेशंस हैं। तो इस तरीके से इन दो चीज़ों पर ये पूरा डिपेंड करेगा, ट्रांजिएंट हीट अनस्टेडी और ट्रांजिएंट हीट कंडीशन। तो फिर इस तरीके से एच ए डेल्टा टी इजिकल्स टू माइनस एम सी पी डेल्टा टी, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये अपने को मिलता है टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी नोड माइनस टी इन्फिनिटी इजिकल्स टू ई टू द पावर माइनस एच ए टी अपॉन रो सी बी। यहाँ पर हमेशा देने की टाइम कांस्टेंट पूछेगा, तो देखिए यहाँ पर जो टी है ये टाइम है, ठीक है, टाइम की यूनिट है। तो टाइम की यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, एम सी पी अपॉन एच ए। तो इस हिसाब से टाइम निकलेगा। बहुत बार पूछता है कि आपके थर्मोकपल में कम टाइम लगे, कम टाइम कब लगेगा, जब एच की वैल्यू ज़्यादा होगी, ए की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये दोनों वैल्यू ज़्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, मतलब कम टाइम लगेगा। कम टाइम लगेगा क्या मतलब है कि जल्दी से रिस्पॉन्स कर रहा है अपना थर्मोकपल। इस हिसाब से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। फिर लंप्ड हीट एनालिसिस बायोट नंबर लेस देन 0.1, बायोट नंबर लेस देन 0.1 है तो हम लंप्ड हीट एनालिसिस करेंगे, जो कि हमने बता दिया फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा। और इसका क्या एच एल वाई के से निकलता है। एच एल वाई के का यहाँ पर क्या मतलब है कि हर जगह टेम्परेचर सेम होने का क्या मतलब है कि के की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि हर जगह टेम्परेचर सेम है। तो के की वैल्यू ज़्यादा है मतलब बायोट नंबर कम होगा, तो बायोट नंबर लेस देन 0.1 मतलब लंप्ड हीट एनालिसिस, ठीक ना। और एच एल वाई के एल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया से निकलेगा। सबका वॉल्यूम अपॉन एरिया कर देंगे तो इस तरीके से आएगा। फिर बायोट नंबर ग्रेटर देन 0.1 है तो हेजलर चार्ट अपने को चाहिए, ठीक ना। और वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी है तो इस तरीके से तीन ग्राफ याद रखिए। ये ग्रेटर देन के इजिकल्स टू के नोट 1 प्लस अल्फा टी के लिए है, ये माइनस अल्फा टी के लिए है, और ये मीन है, ठीक ना, मतलब के की वैल्यू है। फिर हीट एक्सचेंजर में दो तीन चीज़ें याद रखिए कि हमेशा डेल्टा टी आई, ये डेल्टा टी आई है ना, और इजिकल्स टू डेल्टा टी ई इजिकल्स टू डेल टी एल एम, ये कब होगा, केवल और केवल होगा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में, ठीक ना, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में। ये ध्यान रखिए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में होता है। बाकी इन दोनों का ग्राफ तो सेम ही है, पैरेलल और काउंटर का। इस तरीके से ध्यान में रखिए, ये पैरेलल का है, ये काउंटर का है। टी आई टी ई और एल एम टी डी कैसे निकालते हैं, तो एल एम टी डी इक्वल्स टू हो जाएगा टी आई माइनस टी अपॉन एल एन टी आई अपॉन टी ई। हमेशा जो डेल्टा एस पैरेलल ग्रेटर देन डेल्टा एस काउंटर, ये डेल्टा एस क्या है, इधर देना एनर्जी बैलेंस से आप हम लोग निकाल सकते हैं कुछ भी, जैसे कि ये जो हीट ट्रांसफर इतने इससे हो रहा है इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर इसका हो जाएगा इज इक्वल्स टू इसी में इज इक्वल्स टू लगाकर लिख लीजिए यू ए डेल टी एल एम, मतलब ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इंटू एरिया इंटू डेल टी एल एम, ये तीनों बराबर होते हैं। मैक्सिमम चीज़ें इसी से सॉल्व हो जाएंगी। फिर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज, तो डेल्टा टी काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए हमेशा टी एल एम टी डी क्रॉस फ्लो, तो फालतू है, कोई इसका मतलब नहीं, कहीं नहीं आता है। डेल्टा टी काउंटर फ्लो ग्रेटर देन डेल्टा टी एल एम क्रॉस ग्रेटर देन डेल्टा टी एल एम पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में ध्यान रखिए ये बात कर रहा है कंडेंसेशन हो रहा होगा या कि बॉइलिंग हो रहा होगा, दोनों के केस में एल एम टी डी पैरेलल इज इक्वल्स टू एल एम टी डी काउंटर हो जाता है when both the hot and the cold body have the equal heat capacity। तो LMTD 1 is equals to TI is equals to TE, इसको हम बैलेंस्ड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। टेम्परेचर प्रोफाइल विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, हमेशा ध्यान रखिए ये केवल काउंटर में होगा LMTD के बराबर, पैरेलल वाले में ये सब नहीं होता। फिर हीट ट्रांसफर विल बी द मिनिमम इन द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर व्हेन द हीट कैपेसिटी इज सेम फॉर बोथ द फ्लूइड
इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। इफेक्टिवनेस ध्यान रखिए, इफेक्टिवनेस क्या होता है, एक्चुअल हीट ट्रांसफर अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर। तो जैसे सपोज करिए आपने पैरेलल बनाया, ठीक ना, पैरेलल इस तरीके से पैरेलल पैरेलल हीट एक्सचेंजर आपने ड्रॉ किया, ठीक ना। पैरेलल हीट एक्सचेंजर में ये हीट मतलब हॉट वाटर का इनलेट था, हॉट वाटर का आउटलेट हुआ, ठीक ना। और पैरेलल है मतलब सेम, दोनों साइड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कोल्ड वाटर का इनलेट था, कोल्ड वाटर गर्म हुआ, आउटलेट हुआ। तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर आप चाहे इसका ले लीजिए चाहे इसका ले लीजिए, दो में से कोई सा भी एक ले सकते हो। तो ये के क्यू एक्चुअल ऊपर हो जाएगा, मतलब एम सी पी टी एच आई माइनस टी एच ओ ऊपर हो गया, ठीक ना। फिर अब मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल तब निकलेगा जब क्यू इजिकल्स टू क्या हो रहा है, एम सी पी डेल्टा टी, ठीक ना। एम सी पी, ये सी पी जब मिनिमम रहेगा, सी पी मिनिमम रहेगा तब डेल्टा टी मैक्सिमम रहेगा, ठीक ना। सी पी क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज ए यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब क्यू मिनिमम है तो डेल्टा टी मैक्सिमम रहेगा, ठीक ना। तो हम एम सी पी मिनिमम ले लेंगे और डेल्टा टी मैक्सिमम। डेल्टा टी मैक्सिमम कैसे रहेगा, तो टी एच आई माइनस टी सी आई, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसका रहेगा एच आई का, और सबसे कम रहेगा इसका, तो दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम रहेगा। तो एम सी पी मिनिमम इंटू डेल्टा टी मैक्सिमम, इस तरीके से हम इसको यहाँ रख देंगे। फिर नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट बताता है साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक ना, साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट का सिग्निफाई करता है हाइट साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, यूए अपॉन एम सी पी मिनिमम, एम सी पी स्मॉलर या कि मिनिमम, तो यूए अपॉन एम सी पी स्मॉलर। फिर कैपेसिटी रेशियो क्या होता है, एम सी पी स्मॉलर अपॉन एम सी पी लार्जर, ये हो जाए कैपेसिटी रेशियो, जिसको बोलेंगे आर बोल दीजिए। और आर इज इक्वल्स टू जीरो, आर इज इक्वल्स टू जीरो कब होगा, जब लार्जर वाला इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट कब होगा, इनफाइनाइट होगा कंडेंसेशन में या कि बॉइलिंग में। कंडेंसेशन बॉइलिंग में क्यों होगा, क्योंकि एम सी पी डेल्टा टी, ठीक ना। एम सी पी क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बॉइलिंग कंडेंसेशन में डेल्टा टी कुछ नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर 100 में बॉइलिंग हो रहा है तो वो 100 ही रहेगा, मतलब इनफाइनाइट। अब अगर आप कैपेसिटी रहेगी तब भी आप यूनिट डिग्री उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। तो बॉइलिंग में या कि कंडेंसेशन में सी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और बैलेंस्ड में सी की वैल्यू रहेगी 1। इस तरीके से आप सी की वैल्यू 0 और 1 रखेंगे तो अलग अलग वैल्यूज आती हैं इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस का एक और फार्मूला ध्यान में रखिए, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एन टी ओवर माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी ई टू द पावर माइनस एन टी ओवर माइनस सी। ये हो जाएगा काउंटर के लिए, और इसके अपोजिट यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा पैरेलल के लिए, ठीक ना। और यहाँ पर सी की वैल्यू 0 और 1 रखेंगे तो अलग अलग इफेक्टिवनेस आएगी। ये सब नॉर्मल है, 2-4 क्वेश्चन लगा लेंगे गेट के प्रीवियस ईयर से तो सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। रेडिएशन में चलते हैं। तो रेडिएशन सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ये बहुत बार पूछता है गेट वगैरह में, तो काफ़ी चांसेस है पूछने के एवरेज निकालने के लिए। तो अगर आपको एक टेबल दिया रहेगा कि 0 लिखा रहेगा, फिर 0 से सपोज करिए 2 माइक्रोमीटर लिखा रहेगा, फिर 2 से 4 लिखा रहेगा, और यहाँ पर आपको अलग अलग जी लेमडा की वैल्यू दी रहेगी, तो क्या करना है कि 0 इंटू इतना कर देना है, 0 माइनस 2 इंटू इतना कर देना है, और 2 माइनस इतना इंटू इतना कर देना है, अपॉन करके फिर ओवरऑल जी की वैल्यू जितना दिया रहेगा तो सबको जी इंटू डी लेमडा कर देना है। तो इस तरीके से आप करोगे तो अल्फा एवरेज आ जाएगा। इसी तरीके से अल्फा एवरेज भी निकालते हैं, इसी तरीके से लेमडा एवरेज भी निकलता है, तो सब इसी तरीके से निकलते हैं। फिर आता है कॉन्सेप्ट ग्रे बॉडी, डिफ्यूज बॉडी और ओपेक बॉडी का। तो देखिए ग्रे बॉडी का क्या मतलब है, ग्रे बॉडी का मतलब है कि जो हीट ट्रांसफर मतलब हीट एमिशन हो रहा है या कि एनर्जी जो एमिट कर रहा है, एमिसिव पावर है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ है। ग्रे बॉडी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, लेमडा पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। और जो नॉन ग्रे बॉडी रहेगी वो लेमडा पे डिपेंड करेगी, तो लेमडा कम ज़्यादा होगा तो ई की वैल्यू कम ज़्यादा होगी, इस वजह से ये एक्चुअल वाला है, ठीक ना। और कोई वैल्यू पर नहीं डिपेंड कर रहा है लेमडा पर, तो इस तरीके से कुछ वैल्यू बनेगी। और ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इस वजह से एक ग्राफ सबसे ऊपर है। फिर डिफ्यूज बॉडी, तो देखिए डिफ्यूज बॉडी रहती है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब कि अगर यहाँ पर डिफ्यूज बॉडी है तो हर डायरेक्शन में सेम एमिसिविटी इसकी रहेगी। इस तरीके से डिफ्यूज बॉडी है। ओपेक बॉडी का मतलब है कि अंदर से हीट नहीं ट्रांसफर करने दे रहा है, एमिसिव मतलब अंदर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अल्फा एब्जॉर्बिविटी है, रो रिफ्लेक्टिविटी है, टाउ ट्रांसमिटिविटी है। अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इज इक्वल्स टू 1 होता है। ब्लैक बॉडी के लिए अल्फा भी इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा,
और ओपेक बॉडी के लिए, ओपेक बॉडी देखिए नहीं अपने अंदर से नहीं पास होने दे रहा है, तो ओपेक बॉडी मतलब ट्रांसमिटिविटी उसका जो टाउ है वो जीरो रहेगा, मतलब ट्रांसमिट बाहर नहीं होने दे रहा है। फिर किरचॉफ्स लॉ बोलता है अल्फा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, किरचॉफ्स लॉ बोलेगा। प्लैंक लॉ देखिए प्लैंक लॉ ही सबसे बेसिक लॉ है पूरे रेडिएशन में। सबसे बेसिक लॉ कौन सा है, सबसे पहले आया प्लैंक से ही सारे डिराइव हुए हैं। फिर ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बताता है, लेमडा इंटू टी इज इक्वल्स टू 2900 या कि लेमडा इंटू टी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, या कि लेमडा इंटू टी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू टी ऑफ 2। इस तरीके से 3 चीज़ें ध्यान में रखिए। जैसे जैसे लेमडा की वैल्यू कम हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, तो जो मैक्सिमम एमिसिव पावर मिल रहा है, मैक्सिमम एमिसिव पावर हमको कम वेवलेंथ में मिल रहा है टेम्परेचर बढ़ने पर। कुछ इस तरीके से इसको ध्यान में रखिए। ये कर्व ध्यान में रखेंगे तो बन जाएगा कि लेफ्ट साइड ये मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट साइड ट्रांसफर हो रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो जो मैक्सिमम एमिसिव पावर मिलेगा वो कम वेवलेंथ में मिलेगा। कहने का मतलब ये है। और हाइपरबोलिक कर्व मिलता है जो कि कहीं नहीं आज तक पूछा, ध्यान में रखना हो तो रख सकते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये हम बात कर चुके हैं। फिर कोसाइन लॉ में बस इतनी चीज़ ध्यान रखिए, इज इक्वल्स टू होता है पाई आई, इज इक्वल्स टू पाई आई होता है, और ई एमिसिव पावर है, आई इंसिडेंट है, और पाई एंगल है स्टेरेडियन में। फिर ये सब तो बेसिक है। सरफेस रेजिस्टेंस निकलता है 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, और स्पेस रेजिस्टेंस 1 अपॉन ए इंटू एफ। तो ये क्या है सरफेस और स्पेस, जैसे कि सपोज करिए कि इन दोनों के बीच में आपको हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक ना, एमिसिव पावर निकालना है, दोनों के बीच का हीट एक्सचेंज, रेडिएशन हीट एक्सचेंज निकालना है। तो ये एक सरफेस है। इस सरफेस में हीट ट्रांसफर होने के लिए कुछ रेजिस्टेंस ये सरफेस दे रहा होगा, वो ये रेजिस्टेंस बताएगा, ठीक ना। फिर ये स्पेस है, स्पेस ही कुछ रेजिस्टेंस कर रहा होगा दोनों के बीच में रेडिएशन एक्सचेंज के लिए, और वो बताएगा ये वाला टर्म। फिर ये इसका फिर सरफेस आ जा रहा है, फिर सरफेस को बताएगा ये वाला टर्म। मतलब ओवरऑल इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर के लिए, रेडिएटिव हीट एक्सचेंज के लिए 2 बार सरफेस रेजिस्टेंस आ गया और 1 बार स्पेस रेजिस्टेंस आ गया। कहने का मतलब ये है। तो ये रेजिस्टेंसेस बता रहे हैं। इन सारे रेजिस्टेंस को ऐड करके T1 टू द पावर ऑफ 4 माइनस T2 टू द पावर ऑफ 4 सिग्मा अपॉन ये सारे रेजिस्टेंस आप ऐड कर दीजिए, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो हीट रेडिएटिव हीट एक्सचेंज हो रहा है दोनों के बीच में वो निकल आएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, जो यहाँ पर दिखाया भी हुआ है कि एक सरफेस रेजिस्टेंस हुआ ये वाला, और एक स्पेस रेजिस्टेंस हुआ ये वाला, और फिर सरफेस रेजिस्टेंस है ये वाला। तीनों को ऐड कर दिया है, और तीनों को रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, सिग्मा T1 टू पावर 4 माइनस T2 टू पावर 4 कर देंगे तो हीट एक्सचेंज आ जाएगा, रेडिएटिव हीट एक्सचेंज बिटवीन बोथ आ जाएगा। फिर यहाँ पर छोटा सा 2-3 चीज़ यहाँ और ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखिए कि 2 प्लेट या कि 3 प्लेट 4 प्लेट कितने भी प्लेट आ जाए, हमेशा होता है कि जैसे कि 2 प्लेट है, ठीक ना, सपोज करिए 2 प्लेट है, यहाँ पर आपने 2-3 और अलग अलग लगा दिए, तो इसके लिए इसको अब 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए, तो रेडिएटिव हीट एक्सचेंज कैसे निकलेगा, ये सिग्मा इंटू T1 टू द पावर ऑफ 4 माइनस T2 टू द पावर 4, ठीक। फिर 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 मतलब एमिसिविटी ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, ठीक, प्लस 2 इंटू समीशन ऑफ जितने भी बीच में आप ऐड कर रहे हैं ना, 1 2 जितने भी ऐड कर रहे हैं, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन n इनकी एमिसिविटी होगी। जैसे सपोज इसकी 0.3 है, 0.4 है ना, तो 1 अपॉन 0.3 प्लस 1 अपॉन 0.4, फिर प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, यही डाउट हो रहा है थोड़ा सा, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस जितने भी प्लेट आप लगा रहे हैं, यहाँ 2 लगाए हैं ना, तो यहाँ पर माइनस n+1 मतलब 2 + 1 हो जाएगा, n+1 जितने भी आप ऐड करेंगे बीच में प्लेट, तो n नंबर ऑफ प्लेट प्लस 1, इस हिसाब से आप दोनों के बीच का हीट एक्सचेंज निकाल सकते हैं। खासकर ये निकालने में तब काम में आता है जब अलग अलग एमिसिविटी की 1 प्लेट या कि 2 प्लेट यहाँ पर ऐड कर दी गई और पूछेगा कितना हीट ट्रांसफर अब हो रहा है, तो उस वजह से इससे आप सीधे निकाल सकते हो। और ये जो लिखा हुआ है विथ सील्ड विदाउट सील्ड, ये सारे इसी स्टैंडर्ड फार्मूला से आते हैं।
उसके बाद इरेडिएशन और रेडियोसिटी। इरेडिएशन और रेडियोसिटी क्या होता है? देखिए, रेडियोसिटी होता है कि कितना एक प्लेट से या कि एक बॉडी से हीट बाहर जा रहा है, मतलब रेडिएशन कितना बाहर जा रहा है। हमेशा ध्यान में रखिए कि इसका अगर 200 है और यहाँ पर कोई इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 300 है, तो जब आप एक्सचेंज निकालेंगे तो इसका दोनों के बीच का एक्सचेंज नहीं निकालने लगना है। रेडियोसिटी में एक्सचेंज नहीं निकलता है। इरेडिएशन में जितना इंसिडेंट हो रहा है, सपोज करिए कि अब रेडियोसिटी निकलेगा कैसे, कितना यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से उतना ही जाएगा। एक तो एप्सिलॉन इंटू ई बी हो जाएगा और प्लस रो जितना इंसिडेंट हो रहा था, सपोज करिए जी इंसिडेंट है ना, इरेडिएशन इसको बोलते हैं, टोटल थर्मल एनर्जी इंसिडेंट अपॉन प्लेट। तो सपोज करिए इंसिडेंट है जी, तो कुछ ये ऑब्जॉर्व करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा वही बाहर जाएगा। और जे क्या बताता है कि टोटल लीविंग बाहर जाने वाली बात कर रहा है, तो रो इंटू जी, तो एप्सिलॉन ई बी प्लस रो जी, ये स्टैंडर्ड होता है। अब रो प्लस टाउ इज इक्वल्स टू 1 माइनस रो प्लस टाउ प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 होता है। और अगर ओपेक है तो ट्रांसमिटिविटी 0 हो जाएगी, तो रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। तो इस वजह से रो की जगह पर 1 अपॉन अल्फा यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इस हिसाब से हम रेडियोसिटी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब मेरे जो 200-300 वाला उदाहरण था, तो इसके लिए था, ईबी के लिए था कि अगर यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 300 है, तो अगर आप ईबी निकाल रहे हो तो 200 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4 नहीं करना है, केवल 200 टू द पावर 4 बस होगा। फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर कन्वेक्शन आ गया। उससे पहले 2-3 चीज़ें और हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड है। सपोज करिए कि ये 1 है, ये 2 है, दोनों के बीच का एंगल अल्फा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फैक्टर कितना होगा, F12 कितना निकलेगा, F12। तो F12 के लिए होता है 1 माइनस साइन ऑफ अल्फा बाई 2। F12 आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2। फिर सपोज करिए एक ट्रायंगल है 1 2 3। अब इसमें हमको बोल दिया कि F13 कितना होगा, तो F13 कैसे निकलेगा, L1 प्लस L3 माइनस L2 होता है। L1 प्लस L3 मतलब 1 और 3 का निकालना है ना, तो 1 प्लस 3 माइनस L2 अपॉन 2 इंटू 1 से 3 को जाना है, मतलब 2 इंटू 1 होगा, है ना, 2 इंटू L1। इस तरीके से आप F13 12 23 32 कुछ भी निकाल सकते हो, इस हिसाब से निकल आएगा। 2 चीज़ें हो गई। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिए, सपोज करिए कि एक ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ इन दोनों के बीच का हमको हीट एक्सचेंज निकालना है। तो सीधा सा क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए, ठीक ना, इसको ऐड कर दीजिए और इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। सपोज करिए इसका लेंथ L1 है, इसका L2 है, इसका L3 है, इसका L4 है, ये इसको भी ऐड कर दीजिए, L5 है, इसका L6 है। तो दोनों के बीच का अगर हमको हीट एक्सचेंज निकालना है, तो रेडिएशन हीट एक्सचेंज निकालना है, नहीं सॉरी, सेफ फैक्टर निकालना है, F12 हमको निकालना है। ये 1 है और ये 1 मेन प्लेट था ना, और ये 2 है, दोनों के बीच का हमको फैक्टर निकालना है, सेफ फैक्टर, देखिए वी फैक्टर। तो कैसे निकलेगा, F12 कैसे निकलेगा, समीशन ऑफ क्रॉस्ड माइनस समीशन ऑफ अनक्रॉस्ड अपॉन 2 इंटू L1। समीशन क्रॉस्ड क्या है, मतलब ये और ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं ना, तो दोनों का समेशन मतलब दोनों की लेंथ का सम, समीशन क्रॉस्ड माइनस समीशन अनक्रॉस्ड, मतलब ये अनक्रॉस्ड है तो इन दोनों का सम, तो क्रॉस्ड का सम माइनस अनक्रॉस्ड का सम अपॉन 2 इंटू L1, मतलब 1 से 2 को निकालना था ना, F12 निकालना था, तो 2 इंटू L1 इतना आप कर देंगे तो F12 आ जाएगा। ये गेट में पहले आ भी चुका है। फिर उसके बाद चलते हैं कन्वेक्शन की तरफ। तो देखिए कन्वेक्शन में कुछ ये ध्यान में रखिए कि अगर हमको कहीं भी रेनॉल्ड नंबर दे रहा है, रेनॉल्ड नंबर मतलब हमको अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रहा है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमको हमेशा ले जाएगा एफएम की साइड मतलब फ्लो के बारे में बताएगा। लेकिन अगर थर्मल डिफ्यूजिविटी बोल रहा है, मतलब अल्फा बता रहा है, तो ये हीट ट्रांसफर की तरफ ले जाएगा। ये 2 चीज़ों को ध्यान में रखिए। रेनॉल्ड नंबर रो वी डी वाई म्यू होता है, नसल्ट नंबर एच एल वाई के हो जाएगा, प्रेंटल नंबर म्यू सी पी वाई के म्यू अपॉन अल्फा, स्टैंटन नंबर होता है एच अपॉन रो सी वी, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो जाएगा इस तरीके से। फिर फोर्स्ड कन्वेक्शन प्लेट के लिए रेनॉल्ड नंबर लेस देन 5 इंटू 10⁵ है तो लेमिनार हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 इंटू 10⁵ है तो टर्बुलेंट हो जाएगा। फिर इस तरीके से कुछ बाउंड्री लेयर्स वगैरह बनती हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर मोमेंटम इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन,
यहाँ पर डेल्टा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स है, ध्यान रखिए डेल्टा प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टर्बुलेंट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स रहता है, लेकिन ये रहेगा लैमिनर के केस में, लैमिनर के केस में। लेकिन टर्बुलेंट के केस में क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट के केस में हमेशा ध्यान में रखिए कि टर्बुलेंट का अगर केस है तो जितना डेल्टा थर्मल रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, डेल्टा हाइड्रोडायनेमिक के, है ना। हाइड्रोडायनेमिक के जितना बाउंड्री लेंथ रहेगा, डिस्टेंस रहेगा उतना ही रहेगा थर्मल के लिए। लेकिन अगर टर्बुलेंट नहीं है, लैमिनार है, लैमिनार में कैसे निकलेगा, डेल्टा ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू पेरेंटल टू द पावर ऑफ 1/3 से निकलता है। और h प्रोपोर्शनल टू 1/√x होता है। इसी तरीके से एफ में जाएंगे तो टाउ प्रोपोर्शनल टू 1/√x हो जाएगा। फोर्स, ये मैं एफ की बात कर रहा हूँ, फोर्स प्रोपोर्शनल टू √x हो जाएगा और डेल्टा प्रोपोर्शनल टू √x हो जाएगा। ये एफ की है। और इस तरीके से h प्रोपोर्शनल टू 1/√x हीट ट्रांसफर में होता है। फुली डेवलप्ड लेमिनर फ्लो है तो इस तरीके से 0.322 एक लोकल के लिए होता है, रेनॉल्ड टू द पावर 1/2 पेरेंटल टू द पावर 1/3, और एवरेज के लिए 0.664 रेनॉल्ड टू द पावर 1/2 पेरेंटल टू द पावर 1/3। एवरेज एच की वैल्यू ऐसे निकलेगी। और लेमिनर के लिए, फुली डेवलप्ड लेमिनर के लिए एच एवरेज इक्वल्स टू 2 इंटू HL होता है। स्टैंटन नंबर नसल्ट अपॉन रेनॉल्ड टू पेरेंटल इक्वल्स टू 0.332 रेनॉल्ड टू द पावर 1/2 पेरेंटल टू द पावर -2/3 होता है। फिर स्टैंटन इंटू पेरेंटल पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 0.332 RE टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू CFX अपॉन 2। तो ये सारी वैल्यू नॉर्मल ही है, इतना याद होना चाहिए। फिर फोर्स्ड कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन में ध्यान में रखिए कि इस तरीके से प्रोफाइल वगैरह बनता है, कहीं आता नहीं है ज़्यादा वैसे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। 2/u मीन R², 2/u मीन R²। कांस्टेंट हीट फ्लक्स, कांस्टेंट हीट फ्लक्स है तो ये डेवलपिंग रीजन है, ठीक ना। इसके पहले डेवलपिंग रीजन है, ये फुली डेवलप्ड रीजन है। तो अगर कांस्टेंट हीट फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो वॉल का टेम्परेचर, पाइप के वॉल का टेम्परेचर और जो बल्क फ्लूइड फ्लो हो रहा है दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई एक पाइप थी, उस पाइप के अंदर पानी फ्लो हो रहा था, लेकिन हमने बाहर से हीटर वगैरह लगा करके कांस्टेंट हमने इसको हीट दिए रहा, तो जो बल्क मीन टेम्परेचर यहाँ रहेगा तो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे तो बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से जो वॉल का टेम्परेचर का रहेगा वो भी बढ़ता जाएगा, ये इसका मतलब है। और फुली एट द डेवलपिंग रीजन में टेम्परेचर कम है, यहाँ पर T इंटू TI, देखिए दोनों का टेम्परेचर कम है, ठीक ना। मतलब H की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, H की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। क्या कहने का मतलब है कि कांस्टेंट हीट फ्लक्स में डेवलपिंग रीजन में H की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, फिर H की वैल्यू कम होगी और कांस्टेंट हो जाएगी आगे चल के। इसी तरीके से कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर में ध्यान में रखिए, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर में क्या होता है कि वॉल का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और बल्क मीन टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। फिर उसके बाद नसल्ट नंबर, नसल्ट नंबर अगर कांस्टेंट हीट फ्लक्स है तो 4.36 होता है, और अगर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर है तो 3.66 होता है। और रेनॉल्ड टू द पावर ऑफ 0.8 पेरेंटल टू द पावर ऑफ 0.3 होता है। कब 0.3 होगा ये कूलिंग के लिए, और 0.4 हो जाएगा हीटिंग के लिए। ये टर्बुलेंट फ्लो में होता है पाइप के केस में। फिर फ्री कन्वेक्शन में जाएं तो फ्री कन्वेक्शन में नसल्ट फंक्शन रहेगा ग्रेसॉफ्स और प्रेंटाल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। 1/4 कब होगा, लैमिनर फ्लो के लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए 1/3 हो जाएगा। और इंडिपेंडेंट ऑफ पाइप कैरेक्टरिस्टिक, इंडिपेंडेंट ऑफ पाइप कैरेक्टरिस्टिक नेचुरल कन्वेक्शन में, टर्बुलेंट फ्लो में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ पाइप डाया होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। ग्रेसॉफ्स नंबर G बीटा डेल्टा T LQ अपॉन न्यू स्क्वायर, ये होता है इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये इनर्सिया इंटू बॉयंसी अपॉन विस्कस फोर्स का होल स्क्वायर, ये टोटल है ग्रेसॉफ्स। फिर तो ओवरऑल यहाँ पर एंड हो जा रहा है। अब बात कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम स्कीमडेट नंबर को याद रखिए, स्कीमडेट नंबर क्या होता है, न्यू अपॉन डी, ठीक ना। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, डी है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। फिर लुईस नंबर इंपॉर्टेंट है। लुईस नंबर क्या होता है, स्कीमडेट अपॉन प्रेंटल नंबर, ये लुईस नंबर है, और इसको हम और क्या बोलते हैं, अल्फा अपॉन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर उसका शेयरवुड नंबर क्या होता है? शेयरवुड नंबर होता है HML/D, HL/D, तो शेयरवुड नंबर हो जाएगा HL/D। तो ये शेयरवुड नंबर होता है। फिर आइस को हम लोग ब्लैक बॉडी कंसिडर करते हैं। ये मेरा नोट्स है। बहुत बार बोलते हैं कि सर ये आपका नोट्स नहीं है, आपने कहीं से कॉपी किया है, तो ऐसा नहीं है, मैंने भी नोट्स बनाए हुए हैं, चूँकि इतना सिस्टमेटिक नहीं, इस वजह से ना कहीं दिखाने का कोई मतलब है नहीं। फिर भी आप एक बार देख सकते हो। इस तरीके से हमने नोट्स बनाया था बहुत पहले। लगभग हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। देखिए ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। लेमिनर में जैसे जैसे आप मूव करते हो आगे साइड, तो हीट जो ट्रांसफर कोफिशिएंट है H वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन जो ट्रांजिशन जोन रहता है लेमिनर से टर्बुलेंट की तरफ, तो यहाँ H की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक ना। H की वैल्यू, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। मतलब H इंटरफेस ग्रेटर देन H डेवलपिंग रीजन, और H टर्बुलेंट ज़्यादा रहता है, H टर्बुलेंट ज़्यादा रहेगा H लैमिनार से। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। फिर ये इंपॉर्टेंट है ब्लासियस इक्वेशन। तो ब्लासियस इक्वेशन देखिए सबसे बेसिक इक्वेशन है पूरे हीट ट्रांसफर का। थर्ड ऑर्डर है, नॉन लीनियर है, ऑर्डिनरी। थर्ड ऑर्डर, नॉन लीनियर, ऑर्डिनरी, ये पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत बार कई जगहों पर पूछा भी है। तो थर्ड ऑर्डर, नॉन लीनियर, ऑर्डिनरी होता है। गैजेट नंबर इंपॉर्टेंट है, MCP/LK होता है। स्टैंडर्ड नंबर नसल्ट अपॉन रिनॉल्ड इंटू प्रेंटल होता है। स्किमडेट नंबर होता है। मास डिफ्यूजन के लिए न्यू अपॉन डी हमने बात कर चुके हैं। लुइस नंबर बात हो चुकी है। प्रेंटल नंबर होता है, प्रेंटल नंबर ऑफ एयर 0.69 हमने बात की है। प्रेंटल नंबर ऑफ वाटर 7.56, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेंटल नंबर ऑफ वाटर 7.56 और प्रेंटल नंबर ऑफ एयर 0.69, यानी 0.7 बोल सकते हैं। अल्फा गैस ग्रेटर देन अल्फा लिक्विड, ये थर्मल डिफ्यूजिविटी की बात कर रहा है। डिफ्यूज में देखिए एंगल पे डिपेंड नहीं करता, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम रहेगा। ग्रे में अल्फा लिम्डा पे डिपेंड नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये 3-4 चीज़ याद रखिए। वेव इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PSUs वगैरह में बहुत पूछता है। वेव इक्वेशन क्या है? वेव इक्वेशन इस तरीके से बनेगा, हाइपरबोलिक रहेगा। वेव इक्वेशन मतलब कैपिटल D टू U अपॉन DT2 इज इक्वल्स टू A² del 2U अपॉन del x2, ये वेव इक्वेशन है 1D का। और 2D हीट इक्वेशन तो ये लाप्लास टाइप का है, इलिप्टिकल कर्व बनेगा इसका। और 1D हीट इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, del U ओवर del T इज इक्वल्स टू A² del 2Y अपॉन del x2, पैराबोलिक बनेगा 1D हीट जनरेशन। और इस तरीके से ध्यान रखिए। डिफ्यूजन इक्वेशन ये तो बेसिक है, डिफ्यूजन इक्वेशन इस तरीके से बनेगा। हीट जनरेशन वाला टर्म नहीं रहेगा डिफ्यूजन इक्वेशन में। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत बार जो पैराबोलिक कर्व पढ़ते हैं वो T⁻x का कर्व पढ़ते हैं, लेकिन अगर Q⁻x का कर्व पूछेगा तो वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि Q की वैल्यू कांस्टेंट है, तभी ना हम 2 स्लैब या 3 स्लैब लगाते हैं तो Q सेम ही रखते हैं। तो Q आप x मूव करते जाओगे तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन हीट जनरेट कर दोगे तो जहाँ पर Q और x कुछ इस तरीके से वेरिएशन देखने को मिलेगा। इंटरफेस में Q कम हो जाएगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, और कुछ इस तरीके से हीट जनरेशन में इस तरीके से बनेगा। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, आ सकता है। ये हमने ट्रायंगल वाली बात कर चुके हैं। F-32/9 इज इक्वल्स टू C/5 होता है। देखिए जो बाउंड्री लेयर थिकनेस जो डेवलप होती है, तो अगर पाइप का केस है तो पाइप के केस में एक टाइम के बाद पे डेल्टा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो मैक्सिमम तक कितना जा सकता है? तो मैक्सिमम रेडियस तक ही डेवलप हो सकता है ना। तो मैक्सिमम थिकनेस थर्मल बाउंड्री लेयर है कि हाइड्रोडायनिक बाउंड्री लेयर की केवल रेडियस तक हो सकती है।
नसल्ट नंबर 1 से कम कभी नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टर्म, याद रखिए। देखिए यहाँ पर अगर इंसुलेटेड हो जाएगा तो इंसुलेटेड में हीट ट्रांसफर होगा नहीं, तो इस वजह से Q इज टू जीरो हो जाएगा, और वहाँ पर स्लोप डेल टी ओवर डेल एक्स जीरो रहेगा, ठीक ना। ग्रेडियंट जो रहेगा जीरो रहेगा और मैक्सिमम हीट वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ उसका ग्राफ बनेगा। फिर हेजलर चार्ट, ये देखिए हेजलर चार्ट कुछ इस तरीके से बनता है, अलग अलग वेरी करेगा। यहाँ पर देखिए बायोट नंबर, फोरियर नंबर और एक और नंबर रहता है। ये कौन सा नंबर है एक बार चेक करिएगा। ये हमसे बार में पूछा था उन्होंने कि 3 नॉन डायमेंशन मतलब डायमेंशनलेस नंबर रहते हैं, तो बायोट नंबर, फोरियर नंबर, एक और रहता है, देखिएगा उसको। ये न्यूमेरिकल अच्छा है, एक बार सॉल्व करिए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच।